Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video I will make some important MCQs and question answers जिसमें आपको कुछ important MCQs मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ शॉर्ट टाइप आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स भी होंगे। जैसे कुछ 2 मार्क्स वाले आंसर्स होते हैं और कुछ 5 मार्क्स में आ जाते हैं। तो 5 मार्क्स में लॉन्ग वाले होते हैं और 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में वो शॉर्ट में आते हैं। और ये MCQs 1 मार्क्स होता है ईच, 1 मार्क्स का 1 होता है। जैसे कि यहाँ लिख रखे हैं जो MCQs है वो 1 अंक का है। तो सब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, कमेंट में आप चेक कर सकते हैं। अगर इससे पहले वाली आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है, 1 शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट है और फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। सो इफ़ यू वांट टू वॉच देन यू कैन वॉच एंड चेक इन माई प्ले लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्पेशली ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का बेनिफिट हो सके, उनको मिल सके। तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा अक्षमता के लिए उपयोग किया जाना। अक्षमता जो होती है वो एक डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि आपने अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से काफ़ी आंसर्स पता होंगे पहले से। तो अक्षमता होती है डिसेबिलिटी, किसी में क्षमता की कमी हो जाती है तो अक्षमता कहते हैं। अक्षमता के लिए उपयोग किया जाने वाली उपयुक्त शब्द है, मतलब अक्षमता के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो हम उपयुक्त करते हैं, मतलब अक्षमता की जगह हम वो भी बोल देते हैं तो दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है। तो फर्स्ट में है का ऑप्शन है अपंगता, या फिर सेकंड है मंद्र, फिर थर्ड है दिव्यांग और फिर फोर्थ में है घा अंधा। तो अक्षमता किसी को डिसेबिलिटी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको दिव्यांग कहते हैं। तो इसका हमारा थर्ड वाला गा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें हमसे पूछा है कौन सा विकार है। कौन सा विकार है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विकार कौन सा होता है, यानी विकार को हम डिसऑर्डर कहते हैं। किसी में डिसऑर्डर यानी अक्षमता से पहले जो कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको विकार कहा जाता है, और बाद में चल के अगर विकार पे ध्यान ना दिया जाए तो वो एक डिसेबिलिटी अक्षमता का रूप धारण कर लेता है। तो विकार कौन सा है, फर्स्ट में है कार्य करने में रुकावट आती है, मानसिक बीमारी हो जाती है, हानि कारकों का बढ़ाना, या फिर फोर्थ है ये एक शारीरिक अक्षमता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कार्य करने में रुकावट। जब भी विकार आता है तो हमें कार्य करने में रुकावट आती है, हम कोई भी काम नहीं कर पाते। कि अगर किसी को डिसऑर्डर है तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, नॉर्मल पर्सन की तरह कोई भी काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें पूछा एक वाक चिकित्सक मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर तो पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक था हमारा अलग अलग चिकित्सक के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में। चिकित्सक कहते हैं डॉक्टर्स को, तो अलग अलग तरह के डॉक्टर्स के बारे में जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं इन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, जिनको स्पेशल केयर चाहिए होती है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें पढ़ा था वाक चिकित्सक के बारे में। तो इसमें हमसे वही पूछा, एक वाक चिकित्सक जो होता है CWSN की, उसको CWSN भी कहते हैं, उसकी किस क्रिया में मदद करता है, CWSN की किस क्रिया में वो मदद करता है वाक चिकित्सक। तो फर्स्ट ऑप्शन है संभरने में, सेकेंड है संचार में, थर्ड है संचार यानी कम्युनिकेशन में, बातचीत में, थर्ड है गति क्रियाओं को बढ़ाना यानी उसकी स्पीड को बढ़ाना, जो भी वो काम करता है बच्चा। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कोई भी क्रिया करता है तो उसकी स्पीड को बढ़ाना, या फिर खेलने में। तो जो वाक चिकित्सक होता है वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है, उसकी बातचीत करने के स्किल्स को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो हमारा यहाँ पर संचार वाला करेक्ट हो जाएगा बा। फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है CWSN के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है। तो CWSN के साथ जो व्यवहार करता है वो वाला शिक्षक, वो वाला ट्रेनर कौन सा होता है। फर्स्ट है PET यानी कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन का जो ट्रेनर होता है, PET मतलब फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर। तो शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं, या फिर भौतिक चिकित्सक, या प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, या विशेष शिक्षक स्पेशल जो ट्रेनर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्पेशल ट्रेनर यानी विशेष शिक्षक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा CWSN के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर वही है विशेष शिक्षक। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब हम जानते हैं लघु उत्तरी प्रश्न यानी जो शॉर्ट टाइप आंसर्स होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अक्षमता के बारे में बताना है और विकार के बारे में बताना है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। थोड़ा थोड़ा कुछ अक्षमता के पॉइंट्स बताने और कुछ विकार के बताने। तो अक्षमता के देखते हैं क्या है। अक्षमता वो स्थिति होती है जिसके अंदर व्यक्ति किसी क्षति के कारण सामान्य जीवन से संबंधी क्रियाएं को सामान्य रूप से नहीं कर पाता। मतलब इतना अगर हार्ड हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा होता है तो आप अपनी इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अक्षमता बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह कोई भी काम नहीं कर सकता, नॉर्मल इंसान की तरह। तो एकदम कॉमन सी बात है, अगर किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई डिसेबिलिटी होगी तो वो नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट है, ये शारीरिक भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, जैसे कि ब्लाइंड हो जाना, डीफ या डम, जैसे कि बहरा हो जाना, अंधा हो जाना, या पैर में चोट लग जाना, हाथों में चोट लग जाना। तो ये शारीरिक भी हो सकती है, संज्ञानात्मक भी हो सकती है, यानी जो ब्रेन से रिलेटेड है, बौद्धिक भी ब्रेन से रिलेटेड है होती है। तो ये सब हो सकती है। ये व्यक्ति में जन्म तथा जीवन काल में कभी भी हो सकती है। अब ये कब कब होती है सब, ये जो अक्षमता है ये व्यक्ति में जन्मजात भी हो सकती है, जन्म के समय बच्चा ऐसे ही पैदा हुआ है, या फिर जीवन काल में कभी भी हो सकती है, या फिर उसके जीवन काल में, उसकी पूरी लाइफ में कभी भी उसको हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बर्थ में होगा और उसके बाद कभी नहीं होगा। तो ये जीवन काल में कभी भी हो सकता है उसको अक्षमता होना। अक्षमता विकार में विकसित नहीं होता है। हमने पढ़ा था जब किसी को विकार होता है तो विकार धीरे धीरे, अगर विकार पे ना ध्यान दिया जाए, उसका मेडिसिन ना ली जाए, उसका इलाज ना ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो अक्षमता बन जाती है धीरे धीरे। विकार एक अक्षमता का रूप धारण करता है, लेकिन अक्षमता कभी भी विकार नहीं बनती, क्योंकि विकार एक नॉर्मल बीमारी को कह सकते हैं और अक्षमता एक बड़ी बीमारी को। तो अक्षमता विकार में विकसित नहीं होती, विकार अक्षमता में विकसित हो जाता है। अब सेकेंड है हमारा, ये विकार के बारे में समझते हैं। इसमें है फर्स्ट पॉइंट, कोई भी रुकावट अथवा विघटन, कोई भी रुकावट आना जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी दैनिक जीवन संबंधी क्रियाओं को करने में मुश्किल आती है। वही बात जो अभी हमने अक्षमता में पढ़ी कि जो डेली लाइफ स्टाइल से, दैनिक जीवन से जुड़ी भी कोई भी क्रियाएं हैं, कोई भी काम है, उसको करने में रुकावटें आती हैं, उसको करने में मुश्किल आती है जब व्यक्ति में, तो वो विकार होता है। या दैनिक क्रियाओं को सही से वो नहीं कर पाता, वो कर तो रहा है लेकिन सही से नहीं हो पाता। अक्षमता में थोड़ा ये है कि वो अगर किसी का, हाँ हम कह सकते हैं अगर कोई अंधा है अक्षमता में, उसको शारीरिक अक्षमता है तो वो अंधा हो जाएगा, तो वो देख ही नहीं सकता। लेकिन इसमें विकार और अक्षमता का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी का पैर नहीं है, एक पैर नहीं है तो वो चल नहीं सकता। लेकिन विकार में क्या होता है, विकार में कम प्रॉब्लम होती है, यानी अगर किसी के आँख में कोई प्रॉब्लम है तो उसको विकार कह देंगे कि इसको डिसऑर्डर है। तो वो काम देख पा रहा है, आँखों से देख पा रहा है, लेकिन सही से नहीं देख पा रहा क्योंकि आइज़ में प्रॉब्लम है, वो अंधा नहीं कहलाएगा उस टाइम पर। और तो विकार में दैनिक क्रियाएं सही से नहीं कर पाता और दैनिक क्रियाओं को करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्षमता में वो दैनिक क्रियाएं कर ही नहीं पाएगा, कोई भी काम नहीं कर सकता। विकार में कर सकता है लेकिन मुश्किल से करेगा। सेकेंड पॉइंट है, ये सामान्यतः तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है, यानी कि जो विकार है वो जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो तंत्रिका तंत्र कहते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है विकार। थर्ड है, कोई भी विकार शुरुआत में साधारण होता है, कोई भी विकार जब शुरुआत में होता है वो नॉर्मल बीमारी दिखती है, लेकिन नॉर्मल सामान्य समस्या जैसा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में घातक बन जाता है। ये अच्छा लिखा है, यहाँ पर ये घा होगा, बाद में वो घातक बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी हमें रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या होता है उसके बारे में लिखना है और उसके अलग अलग जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, ये सारे इसके उद्देश्य में आ जाएगा। कौन कौन से उद्देश्य में आएगा, शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, यानी फिजिकल एजुकेशन की कोई भी सर्विस देना, प्रोवाइड करना, गामा कौशलों का विकास करना। गामा कौशल हम कह सकते हैं मतलब मोटर डेवलपमेंट स्किल्स भी होती हैं, उनका विकसित करना, उनको डेवलपमेंट करना।
खिलाड़ी के आत्मसम्मान को विकसित करना, यानी कि कोई भी खिलाड़ी है डिसेबल है, वो उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसका आत्मसम्मान, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे बाकियों से, ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर आत्मसम्मान, अपना सम्मान करने की, खुद को रिस्पेक्ट दे, वो उसके अंदर ये सब विकसित करना कि वो और बच्चों से कम नहीं है। नेक्स्ट आ रहा पॉइंट 4, ये इसी के पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं टोटल। तो 4th पॉइंट है जिसमें बोला है शरीर यांत्रिकी के ज्ञान का विकसित करना, शरीर के यांत्रिकी ज्ञान का विकसित करना, उसको डेवलपमेंट करना, और खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, यानी ऐसे बच्चे खेलों में अपनी पॉजिटिव तरीके से पार्टिसिपेशन कर सकें, उसमें अपना हिस्सा ले सकें स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के शारीरिक पुष्टि को विकसित करना, कोई भी ऐसा खिलाड़ी है तो उसकी फिज़िकल फिटनेस को इन्हेंस करना, डेवलप करना। समाजीकरण को विकसित करना कि वो समाज में अपने आप को लोगों से अलग ना समझे, समाज में लोगों से अपने रिलेशन अच्छे करे। खेल भावना में बढ़ोतरी करना, यानी उसके अंदर खेल की, स्पोर्ट्स की भावनाएं विकसित हो, वो गेम में अच्छा हो सके। 9th है विभिन्न खेलों के प्रति अभिप्रेरित करना, यानी कि उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गेम्स के बारे में बताना और उसकी जानकारी देना। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन था शॉर्ट में। अब नेक्स्ट है हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें हमें मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लॉन्ग वाला। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के बारे में बताना, उसके प्रभावी बनाने के लिए किन सिद्धांतों, नियमों का पालन करना आवश्यक है, विवरण कीजिए। हमसे बेसिकली ये पूछा है कि आप जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होता है, जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था क्या होता है। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को अगर प्रभावी बनाना है तो कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, कौन से सिद्धांत हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, जिनका पालन करना आवश्यक है। तो सबसे पहला है नियम चिकित्सा परीक्षण है। सेकेंड है कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। चिकित्सा परीक्षण में है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना ये पता नहीं चलेगा कि विद्यार्थी जो है, कोई ऐसा स्पेशल केयर वाला चिल्ड्रन जो है, उसको किस प्रकार की असमर्थता का सामना कर रहा है, यानी चिकित्सा प्रशिक्षण करना पड़ेगा सबसे पहले उसका। अगर रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को अच्छा बनाना है, उसके प्रभावी बनाना है, तो सबसे पहले उसका चिकित्सा प्रशिक्षण कहते हैं टेस्ट करने को, उसका टेस्ट करना पड़ेगा। उसका किस तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा कि जो उसके अंदर प्रॉब्लम है, हमें वो जानना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और वो क्या काम नहीं कर पाता ढंग से। तो उसको फिर जो वो काम नहीं कर पाता उसको इन्हेंस करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, अलग अलग मशीनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अंतर विद्यार्थियों का पूर्ण चिकित्सक प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि हम पूरा चिकित्सक प्रशिक्षण भी कर सकते हैं कि अगर जैसे बॉडी का पूरा टेस्ट हो जाता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाए। सेकेंड है कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, यानी अगर हम उसके कुछ भी करवा रहे हैं तो उसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर हम कोई भी ऐसा गेम करवा रहे हैं कि उसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, उसकी रुचि नहीं है, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कार्यक्रम विद्यार्थी की रुचियों, योग्यताओं व पूर्ण अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थी की किसमें रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है, किसमें उसकी योग्यता है, वो क्या करना चाहता है, उसका पूर्ण अनुभव, उसका पूरा जो अनुभव है वो उस पर आधारित होना चाहिए कोई भी कार्यक्रम। अध्यापकों को भी इनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक सफल कार्यक्रम बना सकते हैं। अगर अध्यापकों को ही जानकारी नहीं होगी बच्चे की रुचि के बारे में, तो वो एक सफल कार्यक्रम उसके लिए नहीं तैयार कर पाएंगे। थर्ड है उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, यानी अगर हम कोई भी उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा कुछ भारी चीज़ को नहीं उठा पाता, वो बहुत कमज़ोर है और हम उसको काफ़ी भारी चीज़ पकड़ा दें, हम भारी बैट पकड़ा दें, उसको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और हम ऐसे उपकरण का यूज़ करें जो उसके लिए और घातक बन जाएँ और परेशानी वाले बन जाएँ। तो ऐसे उपकरण का यूज़ नहीं करना, बल्कि उसकी आवश्यकता के उसके अकॉर्डिंग, उसकी बीमारी को देखते हुए, उसकी डिजीज़ को देखते हुए उपकरणों का, यानी कोई भी चीज़ का यूज़ करना है।
विद्यार्थियों की उनकी असमर्थता के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदान करने चाहिए। जैसे दृष्टि संबंधी त्रुटियों वाले विद्यार्थियों को ऐसी गेंदें दें, यानी दृष्टि संबंधी, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ऐसा है जो देख नहीं पाता, उसको दृष्टि संबंधी कोई प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, आइज़ में, वो ब्लाइंड है, तो ऐसे बच्चों को ऐसी गेंदें दें, ऐसी बॉल देनी चाहिए जिनमें घंटियाँ बंधी हों। अब ऐसी बॉल्स होती हैं जिसमें घंटियाँ बंधी होती हैं, तो वो घंटी की आवाज़ सुनकर गेम अपना कर सकते हैं, ताकि जब बॉल फर्श पर लुढ़के तो आवाज़ उत्पन्न करे, और बॉल जैसी फर्श पे लुढ़केगी तो आवाज़ आएगी उसमें घंटी की, और विद्यार्थी आवाज़ को सुनकर बॉल की दिशा व दूरी समझ सके कि बॉल कितनी दूर है। तो ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जो उनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, स्पेशल केयर वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग या ऐसे बच्चों के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट है जिसमें लिखा है विशेष पर्यावरण प्रदान करना चाहिए, उनको एक अलग स्पेशल इन्वायरमेंट देना चाहिए। बच्चों की गतिज क्षमताएं सीमित होने पर खेल क्षेत्र के बीच भी सीमित करना चाहिए। भाषा असक्षम बच्चों को खेल के बीच में आराम भी देना चाहिए, क्योंकि वे उच्चारण में अधिक समय लेते हैं, उनका क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए। यानी अगर कोई लैंग्वेज में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बोलने में बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे, तो उनको बीच बीच में आराम देना चाहिए, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको एकदम से थकाना नहीं चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उनके अकॉर्डिंग नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग नियम बनने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि जो सही बंदे खेल रहे हैं, जो सही बच्चा खेल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग नियम्स बनाए, वो तो फिर भी कर सकता है, लेकिन अगर जो स्पेशल केयर वाला बच्चा है उसके अकॉर्डिंग नियमों को कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रख के बनाना चाहिए, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव कर लेना चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, किसी कौशल को सीखने के लिए अतिरिक्त समय लेता है, या वो प्रयास करने में अतिरिक्त मैदान तथा एक अंक से स्थान पर 2 अंक दिया जा सकता है। यानी स्पेशल बच्चे को क्या है, उसको खुश करने के लिए हम अगर उसके 1 अंक आ रहे हैं तो हम उसको 2 अंक भी दे सकते हैं, 1-2 बढ़ाकर भी दे सकते हैं, ताकि वो दूसरों से अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कंपेयर ना करे, और उसके अंदर अपने आत्मविश्वास की भावना पैदा हो। 1 अंक के स्थान पर 2 अंक भी प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें भी सर्वांगीण विकास के अवसर दिए जा सकते हैं। तो ये हमारा 5th पॉइंट था। अगर आपको पॉइंट्स भी याद रहे तो आप एग्ज़ाम में खुद अपना अंदर का थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं, तो आपको उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बस समझना है, कंसंट्रेशन होके सुनना है। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा में समावेशीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें टिप्पणी लिखनी है किस पे, शिक्षा के समावेशीकरण। शिक्षा का जो समावेशीकरण होता है वो ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक आवश्यकता या विकलांग छात्र को सामान्य शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षक के समावेशीकरण का मतलब ये है कि कोई भी एक नॉर्मल बच्चा है जो बिल्कुल ठीक है, फिट है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, और एक ऐसा दिव्यांग बच्चा है जिसके हाथ पैर में, आँख में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उन बच्चों को कम नहीं समझना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र के असक्षत या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। इसमें जो कोई भी एक सामान्य छात्र होगा वो विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको नॉर्मल बच्चे के साथ बिठाएं, उसको क्लास से अलग ना रखें, ताकि वो भी अपने आप को समाज का हिस्सा समझे। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। ये वाली जो शिक्षा है समावेशी शिक्षा, ये जो सिद्धांत है इसकी जो जड़ें हैं यानी जो स्टार्टिंग है वो हम कह सकते हैं अमेरिका और कनाडा से जुड़ी हुई है। समावेशी शिक्षा जो है वो विशेष विद्यालय या कक्षा को नहीं स्वीकार करता। समावेशी शिक्षा जो है वो नहीं बोलता कि इन बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे इनके लिए कोई अलग ही स्कूल बना दो या इनको एक अलग ही क्लास दो, वो ये नहीं बात करता। समावेशी शिक्षा में ये बोला जाता है कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ज़्यादा संपर्क में लाना चाहिए।
असक्षम बच्चों को अब सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं, उनको अलग नहीं करना चाहिए। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। वो जो ऐसे स्पेशल केयर वाले बच्चे हैं उनको भी भाग देना चाहिए कि वो भी समाज में हर चीज़ में भागीदारी कर सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उनको अलग नहीं करना चाहिए उन बच्चों से, ये सबसे अलग। वो अपने आप को फिर कमज़ोर समझेंगे कि हमें ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, हमें अवसर क्यों नहीं प्रदान किए जा रहे। तो इसलिए समावेशी शिक्षा उनका समर्थन करता है। हमारा संविधान जाति, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो जाति यानी कि कास्ट, वर्ग यानी क्लास, धर्म, रिलीजन पे, आय पे जो हमारी इनकम होती है एवं लैंगिक लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद का निषेध करता है। हमारा संविधान मना करता है कि किसी के धर्म के अकॉर्डिंग उसको हमें भेद नहीं करना, हमें लोगों को विभेद नहीं करना, अलग अलग नहीं करना धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कि जेंडर फीमेल है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, या मेल है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। सभी लड़के लड़की को बराबर का अवसर मिलना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को बराबर का अवसर मिलना चाहिए और सभी जाति वर्ग के लोगों को भी इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। और इस प्रकार एक समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चों के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें जो इतने हार्ड वर्ड्स का यूज़ किया है, इसमें आपको बेसिकली ये समझना है जो समावेशी शिक्षा है, हमारा संविधान कहता है कि लोगों को बांटो मत, धर्म के, जाति के आधार पे या किसी भी बेस पे लोगों को नहीं बांटना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए, उनको सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। इसी तरीके से जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसी के बिल्कुल सिमिलर समावेशी शिक्षा भी कहता है। वो ये कहता है समावेशी शिक्षा कि आपको ऐसे स्पेशल बच्चों को जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, जिनको कोई अक्षमता है या विकार है, उनको अलग मत करो समाज से, उनको भी नॉर्मल बच्चों के स्कूल में पढ़ाओ, उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाओ, नॉर्मल ग्रुप्स में बातचीत कराओ, तो उनको भी संपर्क समाज से अच्छे हों और वो अपने आप को डिफरेंट ना समझें। बस ये है समावेशी शिक्षा का मेन जो एम है या मेन उद्देश्य जो है। थर्ड क्वेश्चन है, समावेश के क्रियान्वयन के कुछ तरीकों का वर्णन करो। तो विद्यालय शिक्षा और उसके परिसर में समावेशी शिक्षा के कुछ तरीके निम्न हो सकते हैं। स्कूल के वातावरण में सुधार किया जा सकता है, दाखिले की नीति में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं, रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण करके। अब हम स्कूल के वातावरण में सुधार कैसे कर सकते हैं? स्कूल का वातावरण किसी प्रकार से कि शिक्षा में बड़ा ही योगदान रखता है। स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, ये कई चीज़ों की शिक्षा बच्चों को बिना सिखाए भी देता है। विद्यालय जो होता है कई तरह की एजुकेट करता है बच्चों को। अंतर समावेशी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम उचित तथा मनमोहक स्कूल भवन का प्रतिबंध जरूरी है। इसके अलावा स्कूलों में आवश्यक सांस समान तथा शैक्षिक संबंधी सामग्री का भी समुचित प्रबंध जरूरी है। यानी स्कूल के वातावरण में सुधार करना चाहिए, ऐसे बच्चों की भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल जो चीज़ें हैं, उपकरण है, वो रखने चाहिए। दाखिले की नीति में परिवर्तन करके कि जो दाखिला है, एडमिशन है, उन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी के दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जो बच्चे सक्षम नहीं हैं उनको भी, ताकि वो भी एजुकेट हो सके, पढ़ सके। रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण करके उनके अकॉर्डिंग, उनकी जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ाना चाहिए। बच्चों के अवसर प्रदान करने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट से जिसमें उनको इंटरेस्ट है। फोर्थ है प्रायोगिक विधियों का प्रयोग करके। इस नवीन हम कह सकते हैं प्रायोगिक विधियों का मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों को, ट्रेनर्स को, जो टीचर्स होते हैं उनको इसकी नवीन विधियों का ज्ञान करवाया जाए तथा उनके प्रयोग पर बल दिया जाए। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय के शिक्षकों को समय समय पर विशेष परीक्षण विद्यालय में भेजे जाने की नितांत आवश्यकता है। यानी जो ऐसे शिक्षक हैं उनको टाइम टू टाइम
स्पेशल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। सामुदायिक जीवन ताकि वो जो बच्चा है, ऐसा कोई छात्र है स्पेशल केयर वाला, विशेष आवश्यकता वाला, तो उसको वो सामुदायिक जीवन की भावना ले सके और अपने आप को समुदाय में जोड़ सके। अपने आप को समय समय पर विद्यालय में वाद विवाद होना चाहिए, खेल कूद होना चाहिए। वाद विवाद यानी जो डिबेट होती है, डिबेट करवानी चाहिए, मनोरंजन के कार्यक्रम होने चाहिए। ये है सामूहिक। 6th पॉइंट है विद्यालय शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग। नई तकनीक टेक्नोलॉजी लानी चाहिए हमारे जो विद्यालय हों उसमें, उसकी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षापद, फिल्में, टीवी कार्यक्रम, व्याख्यान, VCR और कंप्यूटर जैसे उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय में उपलब्ध और प्रयोग में लाए जाने की क्रांति की आवश्यकता है कि हम टीवी वगैरह को स्कूल में यूज़ करवा सकते हैं। मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था। मार्गदर्शन होना चाहिए। भारतीय विद्यालय में समावेशी शिक्षा के पूर्णतः लागू न होने के कई कारणों में से एक कारण है कि विद्यालय में मार्गदर्शन और समुपदेशन की व्यवस्था का ना होना। एक ये भी रीज़न बनता है। इसके अभाव में विद्यालय में समावेशी शिक्षा का निर्माण नहीं हो पाता क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, व्यवस्था ही नहीं है। अंततः समावेशी जो शिक्षा है उसके देने के तरीक़ों में ये भी होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों हेतु आदि के अंत तक सुप्रशिक्षित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए और परामर्श प्रदान करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता की क्या योग्यता है। तो ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। इसमें कुछ पॉइंट्स है परामर्शदाता के, जो कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वही चीज़ है जो आपको 5th क्वेश्चन में भी वही है। विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए व्यवहारिक चिकित्सक का क्या योगदान है। खुद की देखरेख करना, स्वयं की देखरेख, खेल खेलने में सहायक होना, विद्यालय की क्रियाओं में सहायक होना, रहन सहन के वातावरण में बदलाव करना, बच्चों के लेखन में, राइटिंग स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल में, गामक क्रियाओं में बदलाव करना, सुधार करना, विशेष पट्टियाँ बनाना, स्प्लिंटिंग जिसको कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे 5th क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी हो गया है, इसलिए आगे के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाइए। लास्ट के 2 आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होगी तो उसमें वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो ही गए थे, करवा दिए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का स्पेशली कंटेंट है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।